तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है एक और लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मोलस्का को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आज उसी श्रेणी के अंदर या उसी श्रृंखला के अंदर हम यह देखेंगे कि इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण क्या है। जब हम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इकाइनोडर्मेटा है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम इकाइनोडर्मेटा की शब्द की संरचना देखें या शब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इकाइनोस और डर्मेटा। जब हम डर्मेटा की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्किन और इकाइनोस का मतलब होता है कि छोटी छोटी कंटिकाएं। तो हम देखते हैं कि जो इकाइनोडर्मेटा है उसकी त्वचा के ऊपर छोटी छोटी कंटिकाएं लगी हुई रहती है, बाहर निकली हुई रहती है और यह कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती हैं। अब जब हम इकाइनोडर्मेटा का आवास या हैबिटेट देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक्सक्लूसिवली मैराइन है, अर्थात यह अत्यंत आवश्यक रूप से समुद्री होते हैं। यह अत्यंत आवश्यक रूप से समुद्री होते हैं और जब हम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो केवल एकमात्र ही नॉन कॉर्डेट में फाइलम है जो कि अत्यंत आवश्यक रूप से लवणीय जल में पाए जाने वाले जीव रखता हो, अर्थात ये एक्सक्लूसिवली मैराइन हो। हम जब पोरीफेरा का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि वहाँ पर भी सारे जीव है वो समुद्री जल में पाए जाते हैं या लवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अपवाद पाया जाता है स्पंजिला का। लेकिन जब हम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर कोई भी अपवाद नहीं पाया जाता जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता हो। यदि हम आगे बात करें इसमें बॉडी शेप की या शरीर की आकृति की तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे स्फेरिकल या गोलाकार और दूसरा तारानुमा यानी कि स्टार शेप। ये दो आकृतियाँ बहुलता से पाई जाती है। और यदि तारानुमा आकृति की बात करें तो तारामीन अर्थात कि स्टारफिश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद यदि अपन शारीरिक संगठन की बात करें तो यहाँ पर अंग तंत्र का संगठन पाया जाता है और यह अंग तंत्र होते हैं वो सुविकसित होते हैं सिवाय उत्सर्जन तंत्र के। यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, बाकी सभी जो अंग तंत्र होते हैं वो सुविकसित रूप से पाए जाते हैं। जनन स्तर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिजनन स्तरीय होता है, अर्थात यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों स्तर पाए जाते हैं। यदि हम सीलोम की बात करें या देवगुहा की बात करें तो यहाँ पर एंटीरोसीरिक सीलोम पाई जाती है, अर्थात जब हम यहाँ पर सीलोम को देखते हैं और जब हम क्लासिफिकेशन के बेसिस का अध्ययन करते हैं यानी कि वर्गीकरण का आधार जब हम देखते हैं तो वहाँ पर देवगुहा एक महत्वपूर्ण आधार बनाती है। और जब हम उस देवगुहा या सीलोम की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सीलोम है वो दो प्रकार की होती है, साइटोसीलोमिक और एंटीरोसीलोमिक। और जब हम इकाइनोडर्मेटा के सदस्य को देखते हैं तो वहाँ पर एंटीरोसीरिक सीलोम पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर एंटीरोसीलोम पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर जो सीलोम का निर्माण है वो देवगुहा के विपाटन से होता है। उसके बाद में यदि अपन समिति की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है कि जो वयस्क जंतु होते हैं वो अर्य समित होते हैं, लेकिन जो कि लार्वा अवस्था होती है उसमें यह द्विपार्श्व समित अर्थात बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद याद करें कि जब हम स्टारफिश को देखते हैं तो वहाँ पर 5 भुजाएं पाई जाती है और ज़्यादातर जीवों में यही स्थिति होती है कि वहाँ पर 5 भुजाएं पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर अर्य समिति में भी पंच अर्य समिति यानी कि पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद में जब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे चारित्रिक लक्षण कहें या पहचान का लक्षण या आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं तो यह जल नाल तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बेल्युक्रल सिस्टम पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर जो
ट्यूफिट पाई जाती है और ट्यूफिट के ऊपर सक्कर्स पाए जाते हैं और कुछ में सक्कर्स नहीं भी पाई जाती है। और जो ट्यूफिट होती है उसके द्वारा जो लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं या लोकोमोशन की जो प्रक्रिया होती है यानी कि गमन की प्रक्रिया ट्यूफिट के द्वारा होती है। इसके अंदर जल भर जाता है और यहाँ पर हाइड्रोलिक मूवमेंट की जाती है। इसके अलावा जल नान तंत्र है वो सर्कुलेशन में भी यानी कि जो पोषक पदार्थ है उसका वितरण, गैसीय एक्सचेंज और या गैसीय विनिमय या फिर उत्सर्जन का भी कार्य करता है। उसके बाद में परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये खुला होता है और यहाँ पर 5 अरीय पेशियां पाई जाती है, हृदय नहीं पाया जाता है। उसके बाद यदि श्वसन वर्णक की बात करें तो यहाँ पर श्वसन वर्णक है वो अनुपस्थित होता है। और यहाँ पर श्वसन की बात करें तो यहाँ ये अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम देखें कि जो डर्मल ब्रैंकी जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो स्टारफिश में पाया जाता है। एक अन्य प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जेनाइटल बर्सा है, यह ब्रिक्टल स्टार में पाया जाता है। और एक पेरिस्टोमियल गिल्स पाए जाते हैं जो कि सी अर्चिन में पाए जाते हैं। और क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है जो कि होलोथुरिया में पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं जो कि उनकी विशेषता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में यदि अपन हार्नाल की बात करें या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो यह कंप्लीट होती है और इसका एक अपवाद होता है कि ब्रिटल स्टार होता है, उसमें हार्नाल क्या होती है, अनुपस्थित होती है। उसके बाद में यदि अपन तंत्रिका तंत्र की बात करें तो यहाँ पर न तो मस्तिष्क पाया जाता है और न ही तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो मस्तिष्क और तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कोड दोनों ही अनुपस्थित होती है तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का निर्माण है वो अरीय तंत्रिका रज्जु यानी कि रेडियल नर्व कोड के द्वारा होता है। और यहाँ पर यदि अपन सेंसरी ऑर्गन यानी कि संवेदनाओं की बात करें तो यह अल्प विकसित होते हैं। और यहाँ पर सेक्स की बात करें या लिंग की बात करें तो यह एक लिंगी प्राणी होते हैं, नर और मादा क्या होते हैं, पृथक होते हैं। उसके बाद निषेचन की बात करें तो यहाँ पर अधिकांशतः बाह्य निषेचन पाया जाता है लेकिन कुछ प्रजातियों में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। यदि हम अंतःकंकाल की बात करें जो कि काइनोडर्मेटा का एक और विशिष्ट लक्षण है तो यहाँ पर अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का निर्मित होता है और जिसके बाहर कैल्शियम की कंटिकाएं लगी हुई रहती हैं। यहाँ पर यदि बात करें परिवर्तन तो यहाँ पर सामान्यतः अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है अर्थात यहाँ पर लार्वा अवस्था पाई जाती है। यदि अपन लार्वा की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जीवों में अलग अलग लार्वा अवस्था पाई जाती है। जैसे कि स्टारफिश में अपन देखते हैं तो यहाँ पर बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। ब्रिटल स्टार में देखते हैं तो ऑफियोप्लूटियस लार्वा पाया जाता है। फेदर स्टार में डोलियोलेरिया और सी अर्चिन में प्लूटियस लार्वा पाया जाता है। तो ये कुछ इकाइनोडर्मेटा के महत्वपूर्ण लक्षण थे जो कि सामान्यतः पाए जाते हैं। और अगले लेक्चर में हम यह बात करेंगे कि इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण क्या है या उसे किस आधार पर किया गया और उसके अंदर कितने वर्ग पाए जाते हैं। तो धन्यवाद।